सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान की बात पॉडकास्ट सीरीज के चौथे एपिसोड में नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया की ओर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र और मेरे साथ हैं राधिका। जैसा कि आप जानते हैं, संविधान के 75वें वर्ष के अवसर पर एनएफआई द्वारा एक अभियान संचालित किया जा रहा है, संविधान से हम। यह पॉडकास्ट सीरीज इसी अभियान का एक हिस्सा है। आज का एपिसोड 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को समर्पित है। इस एपिसोड में हम लोग भारतीय संविधान में महिलाओं की भूमिका पर सुरभि करवा के साथ चर्चा कर रहे हैं। सुरभि ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बीसीएल स्नातक डिस्टिंक्शन की पढ़ाई की है। इससे पहले उन्होंने एनएलयू दिल्ली से एलएलएम और लखनऊ आरएमएलएन एलयू से बीएलएलबी ऑनर्स की पढ़ाई की है। सुरभि सेरी दक्षिण अफ्रीका में बोनोवेरो इंस्टीट्यूट फेलो भी रही है। सुरभि वर्तमान में एआरसी फेलोशिप के माध्यम से यूएनएसडब्ल्यू सिडनी में पीएचडी कर रही हैं। वह प्रोफेसर रोजालिंड डिक्सन की देखरेख में नारीवादी संविधानवाद और भारतीय संविधान सभा पर शोध कर रही है। वह यूएनएसडब्ल्यू में सार्वजनिक कानून पर गिलबर्ट टॉबिन केंद्र की सदस्य भी हैं। तो हम आज की बातचीत शुरू करते हैं। महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सुरभि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले। हाँ, थैंक यू राधिका, आपको भी और आपको भी सत्येंद्र जी। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि भारत की संविधान यात्रा, संविधान सभा और देश निर्माण में महिलाओं की क्या और कैसी भूमिका रही है? सबसे पहले मैं आपको दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए बुलाया, और एनएफआई का धन्यवाद कि ये आप पॉडकास्ट सीरीज कर रहे हैं संविधान में हम पर। तो अगर हम महिलाओं की बात करें संविधान सभा में, तो पहले मैं इसमें कुछ 4 बातें आती हैं जो मैं बताना चाहूंगी। अगर हम इतिहास को देखें तो जब हिस्ट्री लिखी जाती है तो वो ज्यादातर आदमी लिखते हैं, तो उसमें महिलाओं की भूमिका आपको देखने को नहीं मिलती है। भारतीय संविधान का जो इतिहास है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कहते हैं, उसके साथ भी यही है। हमारे संविधान पर, संविधान सभा पर पिछले कुछ सालों में बहुत काम हुआ है, पर महिलाओं की उसमें क्या भूमिका है उस पर हाल ही में बात शुरू हुई है। अच्युत चेतन की किताब आई है फाउंडिंग मदर्स पर लास्ट ईयर। तो ये इतिहास का सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बाकी जगह भी यही रहा है इतिहास। अगर आप अमेरिका की बात करें, वहां डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस उनका जो डॉक्यूमेंट है जिससे उन्होंने अपना संविधान शुरू किया, तो उसकी बात होती है। पर एक डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स जो उस समय की महिलाओं ने जारी किया था कि अमेरिका के संविधान में उनके क्या अधिकार हो, उस पर इतनी चर्चा आपको नहीं देखने को मिलती है। तो हिस्ट्री हमेशा आदमियों के पर्सपेक्टिव से लिखी जाती है, और ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का भी हिस्सा रहा है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की सबसे मुख्य किताब की अगर बात करें, तो ग्रैनविल ऑस्टिन की किताब का जिक्र आता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान एक सोशल रिवॉल्यूशन का डॉक्यूमेंट है। और ग्रैनविल ऑस्टिन ने इतने सारे संविधान सभा से संबंधित पेपर्स, जो संविधान सभा के सदस्य थे, जब उन्होंने 1960 के दशक में वो किताब लिखी, तो वो कुछ लोग जीवित भी थे, तो उनसे इंटरव्यू किए, वो सब किया, पर उनकी किताब में महिलाओं का कहीं जिक्र नहीं आता है। उन्होंने एक लिस्ट दी है कि संविधान सभा के जो मुख्य लोग कौन थे, तो उसमें 4 फाउंडिंग फादर्स का नाम आता है, पटेल, नेहरू, अंबेडकर का भी नाम नहीं आता उस लिस्ट में, ना महिलाओं का नाम आता है। एक ही महिला उनकी उस लिस्ट में, जो मेन फिगर्स जिनको उन्होंने कहा है संविधान सभा के, उनमें दुर्गा भाई देशमुख का नाम आता है। पर वो दुर्गा भाई देशमुख को मेंशन, उनको नाम जरूर लिखते हैं, पर उनका इंट्रोडक्शन लिखते हैं वाइफ ऑफ सीडी देशमुख, जबकि वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया महिला वकील, वो वकील रही हैं। भारत में सोशल वर्क का जो इतिहास है उसमें उनका बहुत हिस्सा रहा। पर ग्रैनविल ऑस्टिन की किताब में आपको न महिलाओं के बारे में बात देखने को मिलती है, ना आपको AIWC के, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, जिससे जिससे लगभग सभी महिलाएं, 15 महिलाएं जो हमारी संविधान सभा की थी, जो उसका हिस्सा थी, उसका कोई जिक्र नहीं मिलता, उनके कोई पेपर्स पे आपको रिसर्च नहीं मिलता, और वो इतिहास आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिलता है कि यही मान लिया जाता है कि संविधान सभा में भारत की महिलाएं थी ही नहीं, कि मिसिंग थी, मिसिंग मदर्स। अच्युत चेतन ने ये बात कही है, जबकि ऐसा नहीं था। 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। और अगर हम इतिहास की बात करें संविधान बनने में, तो जो संविधान सभा में थी वो तो 15 थी, पर बाहर संविधान जो बनता है, कोई भी कानून भी, सिर्फ संविधान क्यों, वो बनता है तो समाज में जो मूवमेंट्स हैं, जो आंदोलन हैं, उनके रिजल्ट से बनता है। कोई भी कानून
ऐसे हवा में से नहीं आता, वो एक सोशल प्रोसेस का हिस्सा होता है जिसमें आंदोलन शामिल हैं, अलग अलग तरह के लोग शामिल हैं। तो अगर हम महिलाओं की बात करें जो संविधान सभा के बाहर थी, तो वो संख्या तो और भी ज्यादा तादाद में। तो ये कहना कि महिलाएं नहीं थी, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि क्या कमी रही, बिल्कुल परफेक्ट हम उस तरह से उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। कुछ कमियां रही उस समय के नारीवादी आंदोलन की, कुछ कमियां रही, तो वो जरूर है। पर 15 महिलाएं भारत के संविधान को बनने में थी। उसके अलावा एक चीज यहाँ पे यही बताने के लिए कि वो प्रोसेस उनके लिए कितनी मुश्किल रही होगी, ये समझने के लिए दो बातें। अगर आप असेंबली को देखें, हमारी संविधान सभा को, कि वो बनी कैसे, तो संविधान सभा हमारी चुनी हुई नहीं थी, किसी ने डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। जो राज्य के स्तर पे, मतलब प्रोविंशियल असेंबलीज थी, उनके सदस्यों ने वोट दिया था। अच्छा, अब उस इलेक्शन में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बना, उस इलेक्शन में सब सार्वभौमिक सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। उस पर कंडीशन थी कि इतनी लिटरेसी होनी चाहिए, आपके पास इतना कर देने की क्षमता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और अगर आप 1911 1931 के, आई थिंक मैंने कहीं डेटा अपने रिसर्च में पाए कि महिलाओं की जो साक्षरता थी वो 7.3%, 30% थी, और आदमियों की थी 24.9%। तो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से ने वोट नहीं दिया, तो कम महिलाओं ने ज्यादा वोट भी नहीं दिया। और वो उस तरह से उस जिस तरह से आदमी शामिल थे, लगभग 300 लोगों की जो सभा थी, उस तरह से वो शामिल भी नहीं हो सकी। पर उसके बेसिस पे सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि महिलाएं नहीं थी, कुछ कमियां थी, पर महिलाएं जरूर थी। वो कंप्लीट, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो गायब थी। और हम इन 15 महिलाओं में भी बात करें तो ये आदमियों के साथ भी है और ये महिलाओं के साथ भी है कि सारी बराबर से बिल्कुल एक्टिव नहीं थी। तो अगर हम दुर्गाबाई देशमुख की बात करें तो वो पूरी असेंबली की सबसे एक्टिव महिला है। वो सिर्फ महिलाओं में नहीं, सारे जितने 300 लोग थे उनमें। पर कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनकी आवाज आपको असेंबली में नहीं सुनने को मिलती है। जैसे सुचित्रा कृपलानी है, वो 15 औरतों में से एक सदस्य है। उनकी आवाज सिर्फ आपको 2 या 1 बार आपको सुनने मिलती है, जब वो नेशनल एंथम गाती हैं असेंबली में। इसी तरह मालती चौधरी हैं, उन्होंने असेंबली से रिजाइन कर दिया था, अपना ये कहते हुए कि ये सब वकील आपस में बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने वो उड़ीसा से थी कि मैं वहां जाके गांधी के जो प्रोग्राम है वो मैं कर पाऊंगी, यहाँ ये सब वकील आपस में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने असेंबली छोड़ दी। तो उसमें भी सब 15 की 15 सारी नहीं इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाई। कुछ थी जो ज्यादा एक्टिव थी। दुर्गा भाई देशमुख जो है वो रूल मेकिंग कमेटी की सदस्य थी। तो अगर हम असेंबली को समझें कि उसका स्ट्रक्चर कैसा था, तो उसमें ये था कि पहले वो मिले तो उन्होंने मोटे तौर पे संविधान के क्या प्रिंसिपल्स हैं उन पे चर्चा की। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने एक एक अनुच्छेद बनाया, हर आर्टिकल लिखा। तो वो कमिटियों ने बहुत ज्यादा संविधान सभा का काम किया। तो असेंबली में जो चर्चा होती थी और जो कमिटियां थी संविधान सभा की, तो उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण कमेटी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। उसमें आई थिंक उसमें 2 महिलाएं थी, हंसा मेहता थी, राजकुमारी अमृत कौर थी। एडवाइजरी कमेटी में एक और कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटी अफेयर्स, जिसमें राजकुमारी अमृत कौर थी, वो क्रिश्चियन थी। तो वो उस तरह से महिला और माइनॉरिटी, वो अपना स्टेटस वो उस तरह से मानती थी, तो वो उसकी सदस्य थी। ड्राफ्टिंग कमेटी में कोई महिला नहीं थी, जो मेन कमेटी जिसने ड्राफ्ट किया उसमें कोई महिला नहीं थी। उसके अलावा और भी कमेटियां थी, जैसे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, जिसने जो हमारे देश में फेडरलिज्म का सिस्टम है कि राज्य और केंद्र के क्या सत्ता के क्या संबंध हो, उनके बीच में पावर कैसे डिवाइड की जाए राज्यों में और केंद्र सरकार में, उस पे जो कमेटी थी उसमें भी हंसा मेहता और राजकुमारी अमृत कौर थी। और देशमुख जो रूल मेकिंग कमेटी में थी, रूल मेकिंग कमेटी का काम था ये निर्धारित करना कि सारी कमेटी चलेगी कैसे, क्योंकि आपके पास 300 लोग हैं, बहस करनी है, तो कमेटी के भी, सभा के भी कुछ रूल हैं। और वो उसकी मेंबर थी, और वो रूल्स में किस तरह से बदलाव लाया जाए कि असेंबली खुद कैसे चले, इस वजह से वो असेंबली में बहुत बार उन्होंने अपनी वो उनकी आवाज आपको सुनने को मिलती है। तो शी वॉज द मोस्ट एक्टिव मेंबर असेंबली की। और इस वजह से उनको थोड़ा सेक्सिज्म भी झेलना पड़ा कि एक इंसिडेंट आता है कि वो कुछ रूल में बदलाव चाह रही थी कि ये असेंबली का रूल थोड़ा बदल दिया जाए। तो एक मेंबर कहते हैं कि जो रूल मेकिंग कमेटी है इज बिहेविंग लाइक कम्युनिस्ट, जो फ्रंट पे लड़ने के लिए औरतों को भेज दिया इन्होंने, कि अब ये औरत को आपने भेज दिया तो अब हम इनसे खुलकर कह भी नहीं सकते। तो इस तरह का सेक्सिज्म भी उनको झेलने को मिलता है। तो असेंबली में महिलाएं थी, कुछ कमियां थी, पर वो पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि वो गायब थी। ये हिस्ट्री का एक
प्रजम्पशन रहता है कि औरतें नहीं थी, औरतों के इतिहास को भुला दिया जाता है, तो ये मान लेना कि वो नहीं थी, वो उस सोच को दिखाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं सुरभि, कि महिलाएं थीं और जिस तरह से सीमित मताधिकार से संविधान सभा आई थी, और उसमें महिलाएं पहले से ही बहुत मुश्किल में थीं, क्योंकि उस सीमित मताधिकार में महिलाओं के पास वो चीजें, संपत्ति और शिक्षा थोड़ा दुर्लभ बात थी उस समय। पर आज हम महिला दिवस के अवसर पर बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा जानना हमारे पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए अच्छा होगा कि वो कौन से प्रभाव थे, वो कौन से विचार थे जो भारतीय संविधान पर उसके महिला मेंबर्स के दूर तक पड़े। आ, तो मैं सीमित मताधिकार पे ही एक छोटी सी बात अगर मैं बता दूं, असेंबली भले सीमित मताधिकार से चुनी गई, पर ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि संविधान बनने के बाद जब 1991 में जब पहले हमारे इलेक्शन हुए, तो उसमें जो इलेक्शन हुए उसमें संविधान सभा के लगभग सभी सदस्य वापस सरकार का हिस्सा बने। तो सीमित मताधिकार का मतलब ये नहीं है कि संविधान सभा के पास जनता का सपोर्ट नहीं था, क्योंकि उसके तुरंत बाद जब इलेक्शन होते हैं और आप देखते हैं कि यही सारे सदस्य वापस सरकार का हिस्सा है, तो जनता को उनमें भरोसा था। पर ये जरूर है कि सीमित मताधिकार था जिससे असेंबली बनी, उसकी वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि महिलाओं को वो बिल्कुल बाहर हो गई, पर ये उस समय की व्यवस्था का जो रिजल्ट रहा वो ये था। इसमें एक और उदाहरण आता है, जैसे अगर हम एडवाइजरी कमेटी की बात करें, तो जयपाल सिंह मुंडा जो भी जो ऑक्सफोर्ड भी गए थे और जो खुद एक आदिवासी सदस्य हैं, वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि एडवाइजरी कमेटी जो है फंडामेंटल राइट्स पे, उसमें कोई वो बताते हैं कि कौन कौन सी आदिवासी समुदाय के लोग नहीं हैं, कोई आदिवासी महिला नहीं है उस कमेटी में, वो उसका जिक्र करते हैं। पर अगर हम ये बात करें कि संविधान सभा में महिलाओं ने जो बराबरी की बात है वो किस तरह से कही, तो देखिए हमारे संविधान में आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14, 15 और 16 बराबरी की हक की बात करता है। अनुच्छेद 14 कहता है कि सबको इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। फिर अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 ये कहता है कि आप, ये कुछ ग्राउंड्स देता है, ये कुछ आधार बताता है कि जिनके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो आप जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 वो बराबरी की बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है, 15(3), जो ये कहता है कि सरकार के पास पावर है टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। तो अब ये अपने आप में, अगर उस समय के दूसरे संविधानों को जो 1950 के दशक में बने उससे अगर हम तुलना करें, तो अपने आप में एक पूरा कंप्लीट इक्वालिटी का कोड आपने दिया है कि बराबरी होनी चाहिए, भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। पर ये भी आपने ये स्वीकार किया है कि कुछ ग्रुप्स हैं जिनके लिए आपको स्पेशल प्रोविजन करने पड़ेंगे, कि अगर आपने, क्योंकि कुछ ऐतिहासिक कारणों से, क्योंकि हमारा समाज बराबर नहीं है, तो रेस ही बराबर नहीं है, तो अगर आपको रेस को बराबर करना है तो आपको कुछ लोगों को स्पेशल प्रोविजन देने पड़ेंगे। उसमें महिलाओं का बात आता है, उसमें जाति के आधार पर रिजर्वेशन आता है। तो इक्वालिटी की पूरी बात है, पर इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, बराबरी का जो कॉन्सेप्ट है, वो इल्यूजिव है, जिसे इंग्लिश में इल्यूजिव कहते हैं, और हिंदी में उसे समझने की कोशिश करें तो ऐसा शब्द है जिसको आप पकड़ नहीं सकते कि आप बराबरी का मतलब क्या है। बराबरी का जो कॉन्सेप्ट है वो एरिस्टोटल के टाइम से, अरस्तु के टाइम से चला आ रहा है। और उन एरिस्टोटल ने ये बहुत फेमसली ये चीज कही थी कि लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक, कि जो एक जैसे हैं उनके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए। पर अब ये वाक्य बड़ा सिंपल सा लगता है कि हाँ, जो एक जैसे हैं उनके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए, पर सवाल ये आता है कि हम लोगों को कब एक जैसा माने। और ये मतलब आपस में एक कंडीशन जैसा हो जाता है कि अगर आप ये साबित कर दें कि कोई बराबर नहीं है, तो फिर आप उनके साथ गैर बराबरी का व्यवहार कर सकते हैं कि तुम तो बराबर ही नहीं हो, तो फिर तुम्हारे साथ तो अलग व्यवहार हो सकता है। और महिलाओं के साथ ये करना स्पेशली इजी है और आसान है कि आप ये पॉइंट आउट कर दें कि देखिए फिजिकली महिलाओं की कुछ प्रॉपर्टीज अलग हैं, वो कुछ एबिलिटीज उनके अलग हैं, तो उसके आधार पर ये कह देना कि अरे औरतें तो आदमियों के बराबर नहीं है, इसलिए हम आपके साथ अलग बर्ताव करेंगे। और ये संविधान सभा में भी ये चर्चाएं आपको देखने को मिलती हैं, और इसके दो मैं उदाहरण दूंगी। पहला जो ये चर्चा है स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन, तो संविधान की सभा की जो सारी 15 महिलाएं थी, उन्होंने किसी भी तरह का स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन की, उनके पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पे उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, उनकी भागीदारिता बढ़े, उसके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था की जाए, उस बात को उन्होंने पूरी तरह खारिज कर दिया। 15 की 15 महिलाओं का यही
व्यू था। अब एक तरफ तो आपका अनुच्छेद 15(3) ये कह रहा है कि महिलाओं के लिए आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, पर दूसरी तरफ आपकी 15 महिलाएं यूनानिमसली सारी साथ में उस प्रोविजन को रिजेक्ट करी हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि जो बराबरी की जो इमेजिनेशन थी वो फॉर्मल इक्वालिटी की थी। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब होता है कि जिसको कि आप फॉर्मली कि आप कागजी तौर पे डिक्लेयर कर दें, तो वो अपने आप में वहीं से वो उतना ही पर्याप्त है। तो इससे जो संविधान सभा की महिलाएं थी उनको भरोसा था कि एक बार संविधान आ गया तो फिर ये एक आई थिंक सरोजनी नायडू या कह रही हैं कि सेक्स कॉन्शियसनेस नहीं होगी, एक बार संविधान आ गया तो बराबरी आ जाएगी, क्योंकि आपको भरोसा है कि एक बार फॉर्मली अगर आपने एक आधिकारिक तौर पे डिक्लेयर कर दिया, ये ऐलान कर दिया कि अब सब बराबर हैं, महिलाएं और पुरुष बराबर हैं, तो बराबरी आ जाएगी। और ये भावना अगर आप जो हिंदुस्तान का नारीवादी आंदोलन है देखें 1975 तक, जो टुवर्ड्स इक्वालिटी पहली बड़ी रिपोर्ट जो आती है महिलाओं के हाल पर कि महिलाओं का क्या स्टेटस है आजाद भारत में, उसमें भी ये भावना आपको देखने को मिलती है कि नहीं, औरतें कि संविधान आ गया है तो अब बराबरी आ जाएगी, कि ये मान लेना कि सिर्फ आधिकारिक ऐलान करना ही पर्याप्त है और कुछ करने की जरूरत नहीं, ये नहीं सोच पाना कि कुछ और भी करना जरूरी होगा। तो जो रिजर्वेशन का पूरा रिजेक्ट कंप्लीट उसका रिजेक्शन, जो स्पेशल प्रोविजन का जो रिजेक्शन महिलाएं करती है, उसमें ये भावना दिखती है कि नहीं, हम अपनी मेरिट से चुनी जाएंगी। और उसमें रेणुका रे का एक स्टेटमेंट है जिसमें वो विजय लक्ष्मी पंडित का एग्जाम्पल देती हैं कि देखिए विजय लक्ष्मी पंडित इतनी बड़ी एम्बेसडर हैं, उनको किसी ने उनके सेक्स के आधार पर नहीं रोका। पर इसमें यहाँ पे एक खास बात ये सोचने लायक है कि जो विजय लक्ष्मी पंडित है वो भी एक अपर कास्ट और अपर क्लास महिला है। तो क्या हिंदुस्तान की जो ज्यादातर मेजॉरिटी जो औरतें हैं, क्या वो उस पोजीशन पे पहुंच पाती? तो जो ये आइडिया है कि सिर्फ आप डिक्लेयर कर दीजिए उससे बराबरी आ जाएगी, उसमें उन्हीं औरतों के हक सेव हो पाते हैं जो ऑलरेडी आदमियों जैसी हैं। तो जो प्रिविलेज्ड औरतें हैं, जिनकी पोजीशन कुछ हद तक आदमियों जैसी हैं कुछ मामलों में, वो उस प्रोविजन का फायदा उठा सकती हैं, जो जो लार्ज मेजॉरिटी है वो उसका नहीं फायदा उठा सकती। दूसरा इसमें ये आता है कि अगर आप ये कह दें कि अब औरतें तो आदमियों की जैसी बराबर नहीं है, तो फिर हम उनके लिए अलग कानून बना सकते हैं, तो आप उनको फिर प्रोटेक्ट करने की आप में भावना आ जाती है। और ये भावना अभी भी हमें, आप देखिए अगर हॉस्टल रूल्स की अगर आप बात करें तो ये होगा कि नहीं बेटा, हॉस्टल रूल्स तो तुम्हारे ही भले के लिए हैं, तुम्हारी ही सेफ्टी के लिए, तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए। तो ये भावना आपको संविधान सभा में भी देखने को मिलती है कि देखिए औरतें अलग हैं। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि औरतें बराबर हैं, पर आप ये भी कह रहे हैं कि नहीं, औरतें अलग हैं, देखिए हमें तुम्हें प्रोटेक्ट तो थोड़ा करना पड़ेगा। उसमें जो अनुच्छेद 39 है उसमें ये प्रपोजल 2-3 लोग देते हैं कि हमें औरतों के एम्प्लॉयमेंट पे रोक लगा देनी चाहिए, जो इस तरह के एम्प्लॉयमेंट जो उनकी हेल्थ, जो उनकी जो नेचुरल, जो उनकी स्वाभाविक कंडीशन है, जो नेचुरल कंडीशन है, जो उसके विपरीत है, जो उनकी डोमेस्टिक लाइफ के विपरीत है। तो आप ये नहीं सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि महिलाएं बाहर नहीं काम कर पाए, क्योंकि आपका व्यवस्था ऐसी है। तो आप जो स्ट्रक्चर है उसको आपको बदलने का सोच नहीं है, पर आप ये कह रहे हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट बैन कर देते हैं, क्योंकि महिलाएं देखिए उनको परिवार संभालना है, वो नेचुरल तौर पे आदमियों से कमजोर हैं, तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। तो ये भावना भी आपको, इस तरह के प्रपोजल आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखने को मिलते हैं, हालांकि वो रिजेक्ट हो गए। हमें डिबेट से ये कारण पूरा नहीं पता चलता और इस बात पे और रिसर्च होना चाहिए कि ये क्या कारण रहे कि ये प्रपोजल संविधान का फिर हिस्सा नहीं बन सके। पर इस तरह के बहुत सारे प्रपोजल थे कि कुछ एम्प्लॉयमेंट है जो औरतों के लिए अनसूटेबल हैं, उनको उससे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और तीसरा जो आता है इसी में कि इक्वालिटी का क्या आइडिया था हमारे, और इसमें जब मैं इक्वालिटी के, बराबरी के जो इमेजिनेशन की बात कर रही हूँ, उसमें सिर्फ मैं महिलाओं की नहीं बात कर रही हूँ। ये जो सारे प्रपोजल आए औरतों को प्रोटेक्ट करने के, ये सारे आदमियों की तरफ से आए। तो मैं संविधान सभा की, क्योंकि बराबरी की बात करना सिर्फ औरतों का जिम्मा नहीं है, तो जो संविधान सभा के जो आदमी भी थे वो क्या बात कर रहे थे, जो ये आइडिया है कि कुछ प्रोफेशन औरतों के लिए सूटेबल ही नहीं है। उसमें सेक्स वर्क का खासकर जिक्र मैं यहाँ पे करूंगी कि सेक्स वर्क एक पेचीदा मुद्दा है, उसमें बहुत बहस है। बट अगर आप संविधान सभा की बात करें तो उसमें एक इमेजिनेशन है कि देखिए भारत की महिलाएं इस तरह की होनी चाहिए, कि एक इमेजिनेशन है कि एक आदर्श भारतीय नारी कैसी हो, उसमें सेक्स वर्क की इमेज नहीं बैठती है। तो पूरा जो आप संविधान सभा में सेक्स वर्क पर चर्चा देखेंगे, उसमें ये चर्चा है कि ये देखिए ये हमारी फॉलन सिस्टर्स हैं, इनको हमें बचाने की जरूरत है। तो आप सेक्स वर्कर्स की खुद की क्या
बातचीत है, उन क्या स्ट्रक्चरल क्या कारण है कि हमारी व्यवस्था में व्यवस्थागत तौर पे उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं। पर ये एक इविल है जो भारतीय नारीवाद, जो आदर्श इंडियन वुमनहुड है, उसमें फिट नहीं होता। तो ये जो आइडिया है कि कुछ प्रोफेशन औरतों के लिए सूटेबल नहीं है, ये आपको असेंबली में देखने को मिलेगा। और उसमें फिर सेक्स वर्कर महिला के हक की बात नहीं आती। और रोहित डे की उस पर बहुत अच्छे उन्होंने रिसर्च है कि कैसे संविधान सभा आजादी के बाद सेक्स वर्कर्स ने खुद ने अपने लिए हक मांगा कि उन्हें भी राइट्स हैं। तो संविधान सभा की जो महिलाएं थी वो काफी नाराज थी इस बात पे कि संविधान बदल दो। अगर सेक्स वर्कर ये कह रही है कि हमें राइट टू ट्रेड और प्रोफेशन है अनुच्छेद 19 के अंदर, तो दुर्गा भाई देशमुख का मैं नाम शायद भूल रही हूँ कि किस महिला सदस्य का ये सजेशन था, वो काफी परेशान थी इस बात से कि एक सेक्स वर्कर आर्टिकल 19 के अंदर, अनुच्छेद 19 के अंदर अपना एक अधिकार मांग रही हैं। तो आप देखिए कि बराबरी की बात है, पर बराबरी का मतलब क्या है वो एक आप पकड़ नहीं पाते कि आप क्या कह रहे हैं। कि एक जैसी हैं, अलग हैं, उनको बचाना है, तो बचाने में आप उनकी खुद की बात तो आप सुन नहीं रहे हैं। आपने पूरी तरह से कुछ एम्प्लॉयमेंट को तो मान लिया है कि वो महिलाओं के लिए नहीं है। तो ये हमें संविधान तो सभा में जहाँ देखने को असमानता अलग अलग तरह से होती है, वहाँ समानता की बात भी अलग तरह से की जानी की जरूरत होती बिल्कुल, है। बिल्कुल कि सिर्फ कागज में डिक्लेयर करने से तो नहीं होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, जो जिसको सब्सटेंटिव इक्वालिटी बोलते हैं संविधान की भाषा में। फॉर्मल इक्वालिटी और सब्सटेंटिव इक्वालिटी की सब्सटेंस में, जी जी। एक्चुअलिटी में बराबरी हो कि नहीं, उसके लिए तो आपको स्ट्रक्चर देखने पड़ेंगे। आपको पेट्रियार्की का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। संविधान ने 75 साल पहले कह दिया कि बराबरी होगी, पर बराबरी तो है नहीं। लेकिन मुझे उसी टाइम पे सुर भी ऐसे भी लगता है कि अब जैसे हम लोग अभी भी आजकल भी आपस में बात करते हैं तो इक्विटी की अब हम बात करते हैं ना, वो मतलब इट्स अ वेरी बहुत बाद का कॉन्सेप्ट, बहुत बाद की बात है वो। अब मैं इमेजिन करूं कि जिस टाइम पे उसी समय आपका देश आज़ाद हुआ है, आपको कुछ नहीं पता है कि आपका इकोनॉमिक राइट्स कैसे होंगे, आपके इलेक्शंस कैसे होंगे, इन सब फिर रिप्रेजेंटेशन तो मुझे लगता है बहुत ही लेटर ऑन आया होगा। उसी समय जो जो इंसान खड़ा होगा कि नहीं अब हम देश बन रहा है तो अब हम इसमें हम अपना भी हक मांगेंगे, हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन वो इतना छोटा टाइम भी तो 47 से 50 के बीच में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाना, और वो भी एक इतना स्थिर डॉक्यूमेंट जो अभी तक उसके ऊपर विचार हो रहा है और वो बेहतर हो रहा है और टिका हुआ है। तो उस समय मुझे मतलब ऐसा लगता है कि बहुत कम टाइम था ये इतनी बड़ी डिस्कशन होने के लिए, जहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं यार कि महिलाएं थी वहाँ पे, उनको समानता की बात उन्होंने करी होगी, करनी चाहिए थी। महिलाएं हैं तो महिलाओं के हक के बारे में बात करनी चाहिए थी। लेकिन यही महिलाएं एट द सेम टाइम और भी बहुत चीज़ें कर रही थी। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से पहले, तो सुरभि कह रही थी कि कि हम सिर्फ संविधान सभा की महिलाओं 15 महिलाओं के बारे में आप बात नहीं कर सकते। वो महिलाएं एक बहुत बड़े दूसरी चीज़ों का भी उसी दौरान हिस्सा थी। तो थोड़ा सा अगर उस बारे में भी बता पाएँ आप कि उसी दौरान ये महिलाएं और जो बाकी महिलाएं भी थी इन 15 को छोड़ के, तो उस जब देश निर्माण के टाइम उस टाइम वो क्या क्या कर रही थी, उनके क्या ओपिनियंस थे। हम्म ये बहुत आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि हमारा संविधान स्थिर है, 75 साल से चला आ रहा है। तो इसमें एक बहुत अच्छी किताब है जिसका नाम है इंड्योरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको एक संविधान के जानकार 3 लोगों ने किया। उसमें उन्होंने आज तक के लगभग सारे संविधानों का एनालिसिस किया, किसी भी देश में जितनी बार नए संविधान आए, और उन्होंने पाया कि एक संविधान की औसत उम्र 19 साल होती है, 19 ईयर्स, और हमारा संविधान 75 साल से चल रहा है। तो ये एक अपने आप में उपलब्धि की बात है कि संविधान चल रहा है और एक देश को उसने स्टेबिलिटी अब तक दी है। तो ये बिल्कुल सोचने का विषय कि जब संविधान सभा बन भी रही थी तो आप उसकी बाकी सारे अगर आप माहौल को देखें, पार्टीशन हुआ है, धर्म के आधार पर पार्टीशन हुआ है, तो उस और चारों तरफ हिंसा फैली हुई है। तो और उस हिंसा को आप देख रहे हैं संविधान सभा में। कनिका गौबा करके एक संविधान की राइटर हैं, उन्होंने ये रिसर्च किया कि आपको पूरी तरह से खुलकर एक्सेप्टेंस नहीं देखने को मिलती है कि ये इतने लेवल पे वायलेंस हो रही है। जो आपको जैसे लिटरेचर की अगर आप बात करें, आप मंटो की कहानियां, आप अमृता प्रीतम की कहानियों में जिस तरह से पार्टीशन के जो बंटवारे की जो हिंसा है उस पर चर्चा मिलती है, आपको वो संविधान सभा में उस तरह से नहीं मिलती है। पर फिर भी संविधान सभा के बनने के जो प्रोविजंस हैं, अगर आप सिटीजनशिप, नागरिकता, पार्ट 2 में हमारी नागरिकता की चर्चा है, ये कनिका का रिसर्च दिखाता है।
और भी जो मुद्दे हैं उन पे सीधा पार्टीशन होने का, बंटवारा होने का प्रभाव पड़ा है। और संविधान सभा भी वॉल्केनो लाइक सिचुएशन इस तरह के शब्दों से उनके दिमाग में भी है कि बाहर इतनी हिंसा हो रही है। और जो तीसरी बात आपने कही कि जो संविधान बना उसको सिर्फ 1947 से 1950 तक की प्रोसेस नहीं मान सकते। जो जो फाइनली जो डॉक्यूमेंट लिखा गया वो उन 2.5-3 सालों में लिखा गया, पर जो संविधान बनने का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो लंबा पुराना जाता है। अगर आप अधिकारों की बात करें तो उसमें कांग्रेस के जो अधिवेशन हैं, कांग्रेस के दिमाग में संविधान बनाने की बात लंबे समय से चली जा रही है। 1930 से जब से पूर्ण स्वराज की जब से मांग हुई है तब से लगभग आपको देखने को मिलेगा कि वो राइट टू एजुकेशन, तरह तरह के अधिकारों की बात कर रहे हैं। और इसमें महिलाओं के अलावा भी एम.एन. रॉय हैं जिन्होंने एक सोशलिस्ट समाजवादी संविधान की इमेजिनेशन उनकी थी, तो उन्होंने भी एक डॉक्यूमेंट लिखा है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। उन्होंने ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया। इसी तरह एक गांधीयन है जिन्होंने एक गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा। तो जब हम संविधान बनने की बात करते हैं, जरूर 1947 और 50 के बीच में बना कॉन्स्टिट्यूशन, पर उसको हमें संविधान के इतिहास को उसके बियॉन्ड भी देखना होगा। और इंटरेस्टिंग इसमें एक चीज और ये है कि हमें उन लोगों को भी देखना होगा जो संविधान सभा के हिस्सा नहीं थे। जैसे गांधी संविधान सभा में नहीं सदस्य थे शुरुआती दौर में। वो तो संविधान सभा को थोड़ा उनके मन में ये भी था कि किस तरह से देश बनेगा, तो थोड़ा उनको डाउट भी था। पर गांधी का इन्फ्लुएंस, गांधी को आपको जय हो, गांधी की जय हो, इस तरह के नारे भी आपको संविधान सभा में देखने को मिलते हैं। तो गांधी की प्रेजेंस असेंबली में थी और उसका इम्पैक्ट था। किस तरह से क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट था, तो जो संविधान बनने की बात है उसको उसके बियॉन्ड देखने की जरूरत है। और अगर मैं महिलाओं की अगर बात करूं तो देखिए, जो उस समय का जो नारीवादी आंदोलन था, एक तो ये बात कि हम जब महिलाओं की बात करते हैं तो हम मान लेते हैं कि महिलाएं एक हैं। महिलाएं एक मोनोलिथ नहीं है, अलग अलग तरह की महिलाएं हैं। दलित महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं भी हैं, अपर कास्ट महिलाएं हैं। तो उनके जो मूवमेंट्स थे, बहुत सारे आंदोलन है, तो एक नारीवादी आंदोलन नहीं है, बहुत सारे। मैं जब इंग्लिश में लिखती हूँ तो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स लिखती हूँ, पीछे एस लगाती हूँ, क्योंकि वो दर्शाता है कि एक आंदोलन नहीं है, उसमें भी अलग अलग समूह हैं। तो मेन इसमें ये जो बात आती है कि हमारा जो उस समय का वक्त था, नेशनलिस्ट आपका आंदोलन चल रहा है, भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है। और स्वतंत्र उसमें आपको एक तरह से देखने को मिलेगा कि वो मुद्दा प्रायोरिटी है। उस जो नेशनलिज्म का फ्रेमवर्क है उसी के अंदर महिलाओं के सवाल की चर्चा हो रही है। तो जैसे अगर हम बात करें असेंबली में, तो एक इंसिडेंट आता है जहां पे फ्लैग कमेटी सारी महिलाओं ने बनाई है, लगभग 100 के लगभग महिलाएं, उसमें इंदिरा गांधी भी एक महिला है। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्लैग प्रेजेंट कर रही है कि भारतीय महिलाओं की तरफ से हम ये फ्लैग आपको प्रेजेंट करें। तो एक परफॉर्मेंस है महिलाओं में भी कि हम जो नेशनलिज्म का जो हमारा नैरेटिव है उसमें हम अपना परफॉर्मेंस देंगे। और अगर आप अंग्रेजों के शासन की बात करें तो अंग्रेजों ने भारत में जो अपना शासन किया और उसका जो उन्होंने मॉरल जस्टिफिकेशन दिया, उसे इस बात से उन्होंने बताया कि हम देखिए यहाँ पे जो भारतीय महिलाएं हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, कि देखिए इनकी हालत, इनके यहाँ ये भेदभाव है, इनकी परंपराएं हैं। तो एक ये विजन की दी इंग्लिश कॉलोनियल रूल विल सेव इंडियन वुमेन, और उसमें वो आपको चर्चा देखने को मिलती है। अगर एक किताब है मदर इंडिया जो 1900 मैं ईयर भूल रही हूँ उस समय लिखी गई, और उसमें ये प्रेजेंट किया गया कि देखिए भारत की नारियों औरतों की स्थिति बहुत बुरी है, इसलिए कुछ हद तक अंग्रेजों का शासन जस्टिफाइड है। और फिर वो जब किताब आई तो गांधी ने टाइम्स को या किसी बड़े अखबार को इंटरव्यू दिया है, सरोजिनी नायडू को अमेरिका में भेजा गया उस किताब के ने जो भावनाएं बातें फैलाई उस पे रोकने के लिए एक तरह से। तो नेशनलिज्म का जो मूवमेंट है उसी के अंदर ये जो फ्रेमवर्क है, आपकी महिलाओं की बात हो रही है, और वो एक टफ स्पॉट है, जो मतलब इट्स अ डिफिकल्ट पोजीशन टू बी इन, कि आपको एक तरफ से महिलाओं के अधिकारों की भी बात करनी है, पर आप पे ये भी प्रेशर है कि अंग्रेजों का जो प्रोजेक्ट है कि हम महिलाओं को, और ऐसा नहीं है कि अंग्रेज भी कोई महिला हितों के बहुत समर्थक थे, वो भी एक स्ट्रेटजी से अपना उनको जो शासन चलाना था चला रहे थे। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्पॉट टू बी इन। तो ये जो नेशनलिज्म का नैरेटिव है उसमें महिलाओं के सवाल की बात हो रही है। आपको असेंबली में भी देखने को मिलेगा कि महिला सदस्य कह रही है कि देखिए ये अंग्रेजों के आने की वजह से ये हमारा सब इतनी हमारी डिफिकल्टी हो गई, और एक इमेजिनेशन है कि एक एंशिएंट इंडिया था जब महिलाओं की बराबरी थी। तो एक परफॉर्मेंस आपको करनी है नेशनलिज्म के जो जो फ्रेमवर्क है उसमें, और उसी के अंदर आपकी ये बात हो रही है, जिसकी वजह से कभी कभी
कुछ मुद्दे उस तरह से, जैसे सेक्स वर्क की अगर बात करें, तो उस इमेजिनेशन में सेक्स वर्क नहीं हो सकता। अगर आपका एक स्पिरिचुअल इंडिया जिसमें इंडियन वुमेनहुड जो इंडियन वुमेनहुड है, जो वेस्टर्न वुमेनहुड से अलग है, और ये मेरे वर्ड्स नहीं है। आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाहर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर्स हैं, उनकी अगर आप बाहर की स्पीचेस पढ़ें, तो वो कह रही हैं कि वी आर नॉट लाइक वेस्टर्न फेमिनिस्ट, कि हम बाहर की औरतों जैसी नहीं है जो अपने आदमियों से जिनका लड़ाई है, दैट वी आर नॉट फाइटिंग फॉर इक्वालिटी एंड वी आर नॉट फाइटिंग विद आवर मेन। तो नेशनलिज्म के तहत ही ये सारा सारी परफॉर्मेंस हो रही है कि हम कैसे अपनी बात रखें। और ये खासकर अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की है, तो जो संविधान सभा के सदस्य थे वो 2 शिफ्ट में बैठते थे। वो सरकार भी थे, इंटरिम गवर्नमेंट भी में भी बैठते थे, कानून संसद के तौर पे भी बनाते थे, और संविधान सभा भी थे। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स लेजिस्लेटिव जो वो विधायिका के तौर पे जो बैठे थे, अगर उसमें देखें तो आपको एक बहुत खास चर्चा मिलेगी, जो बंटवारे के बाद जो उन्होंने कानून लाया था कि अबडक्टेड वुमेन को वापस लाने के लिए, उसमें आपको इस तरह की बातें फिर से देखने को मिलेंगी कि ये हमारी औरतें हैं, हमें इन्हें बचाना है। कौन है हमारी औरतें, और कौन सी औरतों को आप अपना मानते हैं और कौन सी औरतों को आप अपना नहीं मानते। तो वो सारा नेशनलिज्म के नैरेटिव में ये हो रहा है। तो या आपकी बात समझ आ रही है मुझे, आप क्या कह रही हैं। तो सुरभि, ऐसे बात कर रही हैं आप तो काफ़ी सारी चीज़ें खुल रही हैं और जी बहुत सारी बातें समझने को भी मिल रही हैं। और जी वो काफ़ी सारा जो जिन स्तरों पर बात हो रही थी, जैसे आपने विचारधारात्मक जो मत भिन्नताएं थी उन पर आपने बात किया, राष्ट्रवाद को लेके जो नजरिए थे उन पर आपने बात किया, स्त्री मुक्ति के जो अलग अलग विचार थे उसको लेके आपने बात किया। एक और बात की तरफ मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं कि अलग अलग जो वर्ग से आने वाली महिला सदस्य थी संविधान सभा की, जैसे दलित समुदाय से आने वाली जो महिलाएं थी या आदिवासी समुदाय से आने वाली जो महिलाएं थी, वो किस तरह से संविधान बनने की प्रक्रिया में अपना योगदान दे रही थी, संविधान सभा के अंदर भी, और जो मेंबर नहीं थी वो बाहर किस तरह से उस प्रक्रिया को प्रभावित कर रही थी। ये बहुत ही आपने महत्वपूर्ण सवाल किया। और जैसे मैं कह रही थी कि महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो एक से मान लेते हैं, और कि नारीवादी जो आंदोलन है उसे भी एक सा मान लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अगर आप उस समय के उस समय के भी इतिहास को देखें, तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जो एक मेजर बॉडी है, वो उसकी शुरुआत इस बात से होती है कि देखिए, हम राजनीति से दूर रहेंगे और हम शिक्षा और हेल्थ के मुद्दों पे महिलाओं के लिए काम करेंगे। फिर उनकी पोजीशन उनका विचार बदलता है कि नहीं, हमें राजनीति पे भी बात करनी पड़ेगी, कि वो वहां से शुरू हो रही हैं। और उसको शुरू करने में भी जो समय के जो राजे रजवाड़े हैं, उनके खानदान से जो महिलाएं हैं उनका साथ है। जो उसकी अधिकांश महिलाएं हैं वो अपर कास्ट हैं, अपर क्लास हैं। और अगर तो वो और ये उस समय का उनका एक क्रिटिसिज्म लंबा रहा है कि उनका फोकस, उनका जो मेन मुद्दा रहा, वो कानून में बदलाव लाने का, यूनिफॉर्म कानून लाने का रहा। ये बात पे नहीं उनका ध्यान रहा कि जो बाहर, जो कानून के ऐलान से सिर्फ नहीं होता, जो बाहर का जो व्यवस्था है, बाहर के जो स्ट्रक्चर हैं, वो कैसे हैं। तो अगर आप ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ने एक चार्टर बनाया था, विच वाज कॉल्ड इंडियन वुमेन्स चार्टर फॉर राइट्स एंड ड्यूटीज। तो उसमें उन्होंने बहुत कुछ, काफी बातें उन्होंने रेडिकल भी की हैं। जैसे उन्होंने ये कहा है कि शादी की कंडीशन के बिना औरतों के अधिकार हैं, जो आज की स्थिति में भी औरतों को एक माँ, बीवी, इसी फ्रेमवर्क में देखा जाता है। उन्होंने ये भी डिमांड की कि महिलाएं जो घर में काम करती हैं उसके लिए उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, जो उनका डोमेस्टिक वुमेन्स हाउस लेबर जिसे कहते हैं। आज भी वो हक नहीं है। कुछ कुछ आपको मेंटेनेंस मिलने का हक है, मेंटेनेंस इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है। अगर आप फैमिली लॉ में मेंटेनेंस के प्रोविजन को, भरण पोषण की विधि को देखें, और कुछ कुछ इंश्योरेंस के जो कानून है उसमें महिलाओं को, किसी महिला जो अगर होम मेकर महिला है, उसकी डेथ हो जाती है, प्रभा कोटेश्वरन का इस पर काम है कि उसकी कंडीशन में अगर उसकी डेथ हो जाए तो जो उसके फैमिली के जो जिंदा मेंबर्स हैं उनको कुछ कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि एक होम मेकर महिला जो काम कर रही थी घर में, वो खत्म हो गया। तो कुछ उनकी डिमांड्स काफी आपको देखने को मिलेंगी जिनसे हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। पर वहां पर भी जो फ्रेमवर्क है, जो आप ये जो मेरिट का नोशन है, जिसके आधार पर आपने किसी भी तरह के स्पेशल प्रोविजन को आपने सिरे से खारिज कर दिया, वो उसी आपके जीवन के जो अनुभव है, आप अपर क्लास महिला है, वो एक बात तरह से झलकता है। उनकी जो लिमिट्स हैं
वो उस तरह से झलकती हैं। अच्युत चेतन का थोड़ा-सा इस पे व्यू अलग है, मेरा इस पे थोड़ा-सा व्यू अलग है कि उनकी कुछ सीमाएँ रहीं। जबकि अगर आप उस समय के इतिहास को, उस समय के दूसरे नारीवादी सारे मूवमेंट्स को देखें, तो दलित महिलाओं का भी उसमें हिस्सा रहा है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड वुमेन्स कॉन्फ्रेंस रही है, उनके रेजोल्यूशन देखें तो उनमें भी काफ़ी आपको बराबरी से रेडिकल बातें, फैमिली प्लानिंग की बातें मिलेंगी कि महिलाओं का अपनी जो बॉडी पर जो ऑटोनॉमी है, उस पर भी आपको उनके रिजोल्यूशन में चर्चा देखने को मिलेगी। और अगर आप दलित महिलाओं के मूवमेंट की बात करें तो उसमें वो किसी तरह के स्पेशल प्रोविजन को उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया है। उर्मिला पवार का जो किताब है वी टू मेड हिस्ट्री, उसमें आप देखें तो हाँ, वो ये है कि उन्होंने डिमांड किया कि देयर शुड बी रिजर्वेशन स्कूल टीचिंग की पोजीशंस में जो सरकारी हैं, या मजिस्ट्रेट्स के ऑफिस में, वहां से लेके पॉलिटिकल लेवल तक की महिलाओं को हिस्सा मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जब हम औरतों के आंदोलन की बात करते हैं तो कि वो एक आंदोलन नहीं है, और वो आपको जो अंतर में आपस में जो डिसएग्रीमेंट है, कंटेस्टेशन है, और ये इतिहास रहा है आजादी के बाद भी कि नारीवादी मूवमेंट को बस की एक ही बात सब कह रही हैं, ऐसा नहीं है। अलग अलग आपस में डिफरेंसेस हैं, वो सब आपको देखने को मिलते हैं उस समय भी। इसमें मैं एक महिला का स्पेशली मैं जिक्र करूं तो दाक्षायणी वेलायुधन का, जो संविधान सभा की एक शी वाज द ओनली दलित वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उनकी पोजीशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उनमें गांधीयन इन्फ्लुएंस है। अगर आप साबरमती आश्रम में अहमदाबाद में अगर जाए, मैं लास्ट ईयर मेरा जाना हुआ था, तो आपको दाक्षायणी वेलायुधन की शादी की बहुत बड़ी पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी वहां की गैलरी में। तो वेलायुधन पे गांधी की इन्फ्लुएंस थी, पर वो कास्ट भी, जो कांग्रेस की जो जाति को लेके जो पॉलिसी थी, वो उनको क्रिटिसाइज भी करती हैं। वो आर्टिकल 23 जो है हमारा, अनुच्छेद 23, जो ये बात करता है कि किसी तरह की बेगार नहीं होनी चाहिए, कि किसी तरह का फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए। और हम जब फोर्स्ड लेबर की बात करते हैं, वो सिर्फ सरकार की तरफ, सिर्फ सरकार हमें फोर्स नहीं करे, सिर्फ ये बात नहीं है। कोई भी प्राइवेट बॉडी की, कोई कंपनी या कोई जमींदार या कोई ठेकेदार किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं कराएगा। तो ये जो अधिकार है वो सिर्फ सरकार की तरफ के विरोध में नहीं है। अधिकांश तो जो मूल अधिकार होते हैं वो हम सरकार से मांगते हैं कि सरकार भेदभाव नहीं करेगी, सरकार ये नहीं करेगी। आर्टिकल अनुच्छेद 23 जो है, 23 जो है, उसमें ये खासियत है कि वो सिर्फ सरकार नहीं, वो दूसरों मतलब प्राइवेट लोगों की तरफ से भी प्राप्त है, तो बेकार नहीं करा सकते आप। और इसमें दाक्षायणी वेलायुधन का स्पेशली उन्होंने मेंशन किया था, और कि सरकार का काम सिर्फ ये नहीं है कि ये देखना कि बेकार खत्म हो जाए, कि आपको ये इंश्योर करना है कि उनकी इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी आए। तो जो हम बराबरी की बात कर रहे थे, तो दाक्षायणी वेलायुधन में आपको ये झलक मिलती है कि वो कह रही है कि देखिए, सिर्फ ऐलान करने से नहीं होगा, आपको एक्टिवली एक्शन लेना पड़ेगा कि आप क्या करने वाले हैं इस चीज को खत्म करने के लिए। तो एक कॉन्सेप्ट आता है संविधान की भाषा में बात करें तो पॉजिटिव कॉन्सेप्शन ऑफ फ्रीडम, और नेगेटिव कॉन्सेप्ट, कि एक तो नेगेटिव है कि सरकार ये नहीं करेगी, सरकार वो नहीं करेगी, और दूसरा ये है कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए। तो एक पॉजिटिव है कि आप सिर्फ ये नहीं करें कि सरकार दूर रहे, आप ये करें कि सरकार को कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। तो ये जो एक सकारात्मक आइडिया है फ्रीडम का, कि सरकार सिर्फ नॉन इंटरफेरेंस से नहीं होगा, सर क्योंकि समाज में गैर बराबरी है, क्योंकि हमारी व्यवस्था कितनी सदियों से ऐसी है, तो सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। और आर्टिकल 23 पे वेलायुधन की ये बात खास तौर पे देखने को मिलती है, और वो बात उन्होंने अनुच्छेद 17 पे भी कही है, अनटचेबिलिटी पे भी। भारत का संविधान, ज्यादातर संविधानों में आपको कोई ऐसे प्रोविजन नहीं मिलेंगे जिसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस कोई बता रहे हैं कि ये करना, इस पे फौजदारी मामला, क्रिमिनल केस चल सकता है। भारत का संविधान आर्टिकल अनुच्छेद 17, क्योंकि अनटचेबिलिटी की और जाति के आधार पर हिंसा का हमारा जो इतिहास है, उसको देखते हुए ये प्रोविजन अपने आप में एक यूनिक प्रोविजन है, जो ये कहता है कि अनटचेबिलिटी इट्स बैनिंग इट। और उसमें भी वेलायुधन ये करेंगे सिर्फ बैन करने से नहीं होगा, आप और क्या करने वाले हैं, हाउ आर यू गोइंग टू इंश्योर कि दिस डज नॉट हैपन। तो ये जो पॉजिटिव आइडिया है फ्रीडम का, वो आपको दाक्षायणी वेलायुधन की बात में, जो एकमात्र महिला थी, दलित महिला थी, उसमें देखने को मिलता है। और उनका ओवरऑल भी जो कंट्रीब्यूशन है, इट गोज मच बियॉन्ड, वो और भी मुद्दों पे बात कर रही हैं, जो जो मतलब जो सिर्फ बराबरी की नहीं, संविधान की जो ओवरऑल प्रोविजन है उस पर भी उनका
इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। और इसी में एक दूसरी और महिला जिनका मैं जिक्र करूंगी वो है बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल लखनऊ से आती हैं और वो खुद एक ताल्लुकदार फैमिली से आती हैं। और उन रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला हैं संविधान सभा की। और रसूल बेगम रसूल का एक जो चर्चा है, दो में उनकी जो मेन मतलब तीन जो उनकी मेन बात जो मुझे जिक्र करनी है, पहला है कि राइट टू प्रॉपर्टी पे जो संपत्ति का अधिकार है उस पे उनका जो बहस है उनकी रेणुका रे पूर्णिमा बैनर्जी से, जो थोड़ी समाजवादी विचारधारा में थी, तो उनका ये वो राइट टू प्रॉपर्टी को मूल अधिकार मानने के उस तरह से फेवर में नहीं थी। जबकि बेगम रसूल खुद एक ताल्लुकदार फैमिली से भी आ रही हैं और उनका विचार इस पर अलग है। तो पहली चीज ये। दूसरा, जो अल्पसंख्यक अधिकार हैं उस पर बेगम रसूल की बात खासकर सुनने लायक है कि वो कह रही हैं कि सरकार किस तरह से होगी, कि कैसे कोई भी सरकार ऐसी नहीं आएगी जो अल्पसंख्यक मत की अवहेलना करेगी, कि कोई सरकार ऐसी नहीं आएगी जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सरकार में हिस्सा नहीं देंगी या उनको मिनिस्टर नहीं बनाएंगी। और वो उस बात को कह रही है कि जो भारत बनेगा वो इस तरह का भारत बनेगा कि अल्पसंख्यक समुदाय को जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। तो उस पर उनको, इन दोनों मुद्दों पर उनको पढ़ा जाना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि कुछ जो संविधान बनने के, आप संविधान को दो हिस्सों में समझ सकते हैं। एक तो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है। पर दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन जिसको कहते हैं, कि जो पूरा ये उसका खाका है कि इस तरह से हमारी पार्लियामेंट होगी, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट होगा, इस तरह से राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति इंडिया का यूएस जैसा नहीं है, उनका डायरेक्ट चुनाव नहीं होता। ये सारे जो प्रोविजन है जो थोड़े टेक्निकल जिनको मानते हैं, तो जब हम महिलाओं के इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं कि महिलाओं ने क्या कंट्रीब्यूट किया, तो सिर्फ राइट्स पर नहीं, उन्होंने ये जो जिनको टेक्निकल मुद्दे तथाकथित तौर पे कहा जाता है उन सब में आपको उनका रोल देखने को मिलेगा। जैसे रसूल का एक सजेशन था कि मिनिस्टर्स का पार्टी से कनेक्शन होना चाहिए कि नहीं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक टेक्निकल जिनको तथाकथित तौर पे कहते हैं, उन पर भी आपको महिलाओं का और रसूल का, बेगम एजाज रसूल का आपको इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। मैं बस अगला सवाल जिसमें हम आने ही वाले थे कि अल्पसंख्यक महिलाओं का क्या रोल रहा। थैंक यू सुरभि, तुमने मतलब पहले ही बहुत अच्छे से कवर करके बहुत ही होलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया आपने। बस आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि संविधान सभा की जो महिला सदस्य थी, वो सिर्फ महिलाओं की आवाज नहीं उठा रही थी, वो एक मुकम्मल संविधान और सबके लिए एक न्यायपूर्ण समाज के बारे में बात कर रही थी। इसके अगर आप और कुछ उदाहरण दे सके तो, कि महिलाओं की बात के अलावा और क्या-क्या मुद्दों पे उनका बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड रहा। जी, तो एक तो जैसे मैंने बेगम एजाज रसूल का जैसे बताया कि वो कैसे जो ये इलेक्टोरल मुद्दे हैं कि चुनाव हमारी व्यवस्था कैसे बनी जाए, मिनिस्टर्स की जो पोजीशन है, कैबिनेट को हम किस तरह से उसकी व्यवस्था कैसे स्थापित करें, तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जिन मुद्दों पे महिलाओं ने बहुत बात करी, तो लैंग्वेज का जो मुद्दा है, और भारत के इतिहास में भाषा को लेके भी मसले रहे हैं कि इतना बहुभाषी देश है, इतनी भाषाएं हैं, किस तरह से उसको हम शामिल करें। उसमें भी आप देखिए कि महिलाओं का इन बराबरी से हिस्सा रहा है। दुर्गाबाई देशमुख गांधीयन उन पे इन्फ्लुएंस था, तो उन्होंने हिंदुस्तानी जो गांधी जो शब्द यूज करते थे उसका, जो गांधी जिस भाषा का सजेशन देते थे उसका उन्होंने जिक्र किया है। अगर आप पूर्णिमा बैनर्जी की बात करें, तो पूर्णिमा बैनर्जी ने जो लोकल लेवल पे जो टैक्सेशन लगते हैं, कि इतना तक उन्होंने सोचा है कि जो लोकल बॉडीज पे, सिर्फ राज्य और केंद्र पे नहीं, जो लोकल बॉडी किस तरह से टैक्स लगाएंगी, तो टैक्स के मुद्दों पे फाइनेंस को औरतों का मुद्दा नहीं माना जाता, जबकि अगर आप संविधान सभा की स्टाफ एंड फाइनेंस कमेटी देखें उसमें भी महिलाएं थी। और उन फाइनेंस प्रोविजंस को कैसे स्ट्रक्चर किया जाए उस पे उनका रोल है। दुर्गा भाई देशमुख क्योंकि वो खुद वकील थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की संरचना कैसे हो, कि उसके प्रिवी काउंसिल, जैसे आजादी से पहले प्रिवी काउंसिल का रोल था, अपील प्रिवी काउंसिल तक लंदन तक जा सकती थी, कि उसको किस तरह से खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में अपील का क्या सिस्टम हो, और आज की डेट में हम सुप्रीम कोर्ट में अपील से सुप्रीम कोर्ट काफी बर्डन है, मतलब बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में जितने केसेस आते हैं मेजर हिस्सा उसका अनुच्छेद 136 में स्पेशल लीव टू अपील के तहत है। तो दुर्गा भाई देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में अपील पे क्या कहा,
ये एक मुद्दा है। देशमुख ने फ़िल्म सेंसरशिप पे भी उन्होंने बात की है। तो बहुत सारे जो टेक्निकल मुद्दे हैं, उन्होंने भी उन पर भी बात की है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ जो और हाइलाइट करना चाहूँगी, ये बात अच्युत के रिसर्च में भी आती है और मैं अपने रिसर्च में भी ये पा रही हूँ कि जो बराबरी का कॉन्सेप्ट है, जो बहस उस समय हो रही थी, वो आप अगर इंडिया की बराबरी के जो कानूनी हिस्ट्री है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वही मुद्दे आपको अभी तक देखने को मिलेंगे। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जो पोजीशन है वो उसके शुरुआती हिस्से में देखें, तो वही वही पोजीशन है जो नारीवादी आंदोलन की कुछ हद तक है कि ऐलान हो गया है इक्वालिटी का, तो वो बहुत है। तो महिलाओं, ये नहीं हमने इंक्वायरी करने की कोशिश की कि बाहर के स्ट्रक्चर क्या है जिस वजह से महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है। तो कुछ प्रोफेशन जैसे औरतों के लिए अनसुटेबल हैं, तो वो आइडिया बाद में भी कंटिन्यू करता है। जैसे कि औरतें, एक केस है RS सिंह करके, जिसमें औरतें जेल वार्डन नहीं बन सकती मेल जेल में, कि पुरुषों की जेल है, औरतों की सेफ्टी नहीं है, वो वीक हैं। औरतें कुछ प्रोफेशंस का हिस्सा नहीं बन सकती। 2008 तक अनुज गर्ग करके केस आया, तब तक ये पोजीशन थी कि औरतों को हक नहीं है कि कुछ एरिया में वो उनकी और वही प्रोटेक्शनिज्म का जो आइडिया रहता है कि तुम्हें ही प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजन है। इसी तरह आप अगर जो अडल्ट्री को लेके जो हमारा पहले प्रोविजन था, जो हम कल बात कर रहे थे मैं और राधिका की, वो बिल्कुल उसमें ये प्रावधान था कि औरतें, हस्बैंड को हक है केस करने का अगर उनकी वाइफ अडल्ट्री करती हैं तो, और वो भी अपनी वाइफ के खिलाफ नहीं, उस आदमी के खिलाफ जिसके साथ उनकी वाइफ ने अडल्ट्री की है। क्योंकि आपको ये इमेजिनेशन है कि औरतें तो कमजोर हैं, उनमें दिमाग नहीं है कि वो कुछ इस तरह से इम्परमिसिबल कुछ कर पाए। तो ये एक मैन टू मैन बिजनेस था और औरतें अपने अडल्टरस हस्बैंड के खिलाफ केस नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ इट वाज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन अ मैन टू मैन। उसमें ये भी था कि अगर हस्बैंड की परमिशन है और उसके आधार पर वाइफ कुछ करेगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो प्रॉपर्टी का जो अंडरस्टैंडिंग है औरतों का, वो रहा। जो वो 2017-18 तक जोसेफ शाइन का जो केस आया तब तक रहा। और अब पिछले 4-5 सालों में सुप्रीम कोर्ट इस अंडरस्टैंडिंग पे आया कि सिर्फ ऐलान करने से इक्वालिटी नहीं होती, यू आपको सब्सटेंटिव इक्वालिटी की जरूरत है। तो आप लाइन से केसेस देखेंगे, अनुज गर्ग, जोसेफ शाइन। तो एक ये बात की जो भी कानून है जो स्ट्रक्चर को नहीं झेलता है और बस सिर्फ ऐलान करके, आप देखिए, आप ऐलान कर दें फिर भी आप गैर बराबरी उससे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं ये कह दूं कि मैं सिर्फ उन लोगों को अपॉइंट करूंगी जिनकी हाइट इतने लेवल से ज्यादा है। अब फिजिकली औरतों की हाइट आदमियों से कम है, तो मैंने ऐलान तो कुछ गैर बराबरी वाला नहीं किया, फिर भी उसका प्रभाव ये होगा कि मैं गैर बराबरी का भेदभाव करूंगी। जैसे आप देखिए, हरियाणा और राजस्थान में पिछले 10-20 सालों मतलब 2000, लगभग 2004 के आसपास से कानून आ रहे हैं कि अगर आपको सरपंच का चुनाव लड़ना है तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, घर में टॉयलेट होना चाहिए, ये सब। अब ये आपने पेपर पे तो ये सब बराबर बात है, इसमें कुछ भी अलग नहीं दिख रहा, पर उसका प्रभाव क्या है कि ऐतिहासिक तौर पे महिलाओं को फैमिली प्लानिंग में ज्यादा बात करने का हक नहीं है। तो अगर आप एक औरत को सरपंच का चुनाव लड़ने से इसलिए मना कर रहे हैं कि उस चीज के लिए मना कर रहे हैं जिसमें उसकी कोई गलती नहीं, आप एजुकेशन का रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, आप ये भूल रहे हैं कि ऐतिहासिक तौर पे औरतों को पढ़ने का हक ही नहीं दिया गया। तो आप ऐलान बराबर बिल्कुल न्यूट्रल भाषा है कि नहीं, पढ़ाई तो होनी चाहिए, हमारे लीडर्स को पढ़ा लिखा तो होना चाहिए, पर उसका प्रभाव किस किस ग्रुप पे पड़ रहा है। और उसमें रिसर्च में ये था कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब महिलाएं थी, उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। इस तरह से उनको बाहर निकाल देने का, दखल, उनको डिस्क्वालीफाई कर देने का इलेक्शन से। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि नहीं, ये तो बराबर है, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। आपने देखा नहीं कि एक्चुअल में इक्वालिटी क्या हुई कि नहीं, आपने बस फॉर्मल जो ऐलान हुआ, डिक्लेरेशन क्या है कानून का, उस पर आप चले गए। तो अभी पिछले कुछ सालों में हम धीरे धीरे इस आइडिया पे आने लगे हैं कि सिर्फ ऐलान करने से नहीं होता, आपको जो समाज की जो व्यवस्थागत सिस्टमिक जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, वो देखना पड़ेगा। और अभी भी कुछ मुद्दों में हम पूरी तरह से वहां पर नहीं पहुंचे हैं। तो जो बहसें उस समय की थी वो आज भी हमारे लिए रिलेवेंट है, और हम आज भी वही, आपको कोर्ट केसेस में वही बात देखने को मिलेगी कि औरतों को प्रोटेक्ट करना है, औरतें आदमियों के बराबर हैं कि नहीं, वीक हैं, ये सारी भावनाएं पूरी तरह से गई नहीं है। परवीन शाकिर का एक शेर है कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सुरभि, आपने कई सारी चीज़ों पर रोशनी डाली।
आज हम लोग महिला दिवस के अवसर पर बात कर रहे थे और मुख्य बात ये थी कि संविधान सभा में महिलाओं की क्या भागीदारी थी, न केवल संख्या के लिहाज से बल्कि मुद्दों के लिहाज से भी। और आपने इस चर्चा को सामने लाते हुए अलग अलग स्तर पे जो वल्नरेबिलिटी है, महिलाओं की जो वंचना है, उसके स्तरों को भी आपने समझाया कि जरूरी नहीं है कि महिला कहने से आप किसी एक रूप समुदाय की बात करें। आप उसके अंदर अलग अलग जो वंचना है उसको आपको उसी तरह से देखने की जरूरत है। मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हमारे सभी साथियों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए साबित हुई है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सभी श्रोताओं का भी शुक्रिया जो हर एपिसोड में आते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमें सुझाव देते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मुझे बहुत मज़ा आया ये बातें करके। बहुत शुक्रिया आपका सुरभि। हमारे सभी श्रोताओं से हमारा अनुरोध है कि आपका एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आप संविधान के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, आपके कोई भी और सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। हमारा यूट्यूब चैनल है NFI_India, उसको सब्सक्राइब करें और बाकी हमारे सभी सोशल मीडिया चैनल्स को भी फॉलो करें। और फिर मुलाकात होगी आपसे 2 और हफ्ते अधिक बाद। जाने के पहले अगर हम अपने श्रोताओं से ये आग्रह करें कि मेरे जीवन में संविधान जो वीडियो कॉन्टेस्ट है, उसकी तारीख अभी बढ़ा दी गई है और वो 15 मार्च तक आप अपनी प्रविष्टियां उसके लिए भेज सकते हैं। तो आपके जीवन में संविधान का जो महत्व है उसको लेकर के 58 सेकंड का एक वीडियो बनाएं और NFI की वेबसाइट पर पब्लिश करें। जी शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।